हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। हमारा आज का टॉपिक है ग्रामीण विकास में कृषि। तो आज हम कृषि के बारे में चर्चा करेंगे। विज्ञान की वह शाखा जो जिसमें खेती की जाती है और जिसमें अनुपजाना उसके रखरखाव के विषय में जो स्टडी की जाती है, तो ये विज्ञान की वो शाखा के अंतर्गत आता है जिसमें अध्ययन किया जाता है। किसके विषय में अध्ययन करेंगे? अनुपजाना या उसके रखरखाव के विषय में जो हम अध्ययन करेंगे वो कृषि के अंतर्गत आता है। 2011 की जनगणना की बात करते हैं तो 54.6% जो जनसंख्या थी भारत की वो कृषि करने वाली है। यानी कि 2011 में जो जनगणना की गई थी, कुल आबादी का 54.6% जो जनसंख्या है वो खेती करती है। देश के सकल मूल्य संवर्धन में जो कृषि का हिस्सा है वो 17.4% हिस्सा है। सकल मूल्य संवर्धन की बात करते हैं तो सकल मूल्य संवर्धन का मतलब होता है कि जो किसी भी क्षेत्र में जो उत्पादित माल होता है या फिर जो सेवाएं होती हैं उनका जो मूल्य होता है, और यदि उन सेवा और जो उत्पादित माल है उनकी गणना करें, ठीक है, तो यदि उनकी गणना की जाती है तो वो जो मेज़रमेंट है वो सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? सकल मूल्य संवर्धन की गणना करता है। ठीक है, तो भारत की बात करें तो भारत की सकल मूल्य संवर्धन में जो हिस्सा है कृषि का वो 17.4% है। अब 2004 में क्या किया गया? राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना 2004 में की गई जिससे कि हम कृषि में विकास कर सकें। और जो कृषि है, ये कृषि जो होती है ये हमारी राज्य सूची का हिस्सा है। इसे राज्य सूची में रखा गया है। और ये कौन सी अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? इसको 7वीं अनुसूची के अंतर्गत इसे राज्य का विषय बनाया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसे समवर्ती सूची का विषय बनाने की सिफारिश की गई थी, लेकिन जो बनाया नहीं गया। ठीक है, लेकिन अभी अगर बात करते तो ये केवल राज्य सूची का विषय है। ठीक है, और समवर्ती सूची क्या होती है? जिसमें केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकते हैं जिसके विषय पर, ठीक है, जो दोनों के अंदर आता है, दोनों के अंतर्गत आता है। और 2007 में राष्ट्रीय किसान नीति की स्थापना की गई। किसान नीति का गठन किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1929 में की गई, जिसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद होता है जिसका कार्य होता है कि हम किस तरीके से कृषि को उन्नत बनाएं, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करें, किसमें? कृषि में प्रोग्रेस करें, कृषि क्षेत्र को किस तरीके से प्रबंधन करें उसका। ठीक है, तो ये सब जो मार्गदर्शन है कृषि के विषय में, ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये ICAR के अंतर्गत आता है। अब भारत में 101 ICAR है। ये जो अनुसंधान परिषद है कृषि के, वो 101 है, और 71 कृषि विश्वविद्यालय हैं। केंद्रीय बागवानी संस्थान जो है वो मेजीफेमा में है, मेजीफेमा नागालैंड में है। ठीक है, भारत की अंतरिम मंत्रिमंडल जो थी 1947 का, उसमें जो कृषि और खाद्य मंत्री थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और यदि स्वतंत्र भारत की बात करें तो स्वतंत्र भारत में जो पहले कृषि मंत्री थे वो पंजाब राव देशमुख थे, पंजाब राव देशमुख। ठीक है, ये बात याद रखनी है, ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। केंद्रीय बागवानी संस्थान भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं फसलों का वर्गीकरण। भारत में जो फसलों का वर्गीकरण क्या है वो चार पार्ट में इसको बांटा गया है। पहला है ऋतु के आधार पर, दूसरा पौधे के जीवन चक्र के आधार पर, तीसरा है भूमि के आधार पर, और चौथा है आर्थिक आधार पर। तो अब बात करते हैं ऋतु के आधार पर। ऋतु के आधार पर जो फसल है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है जायज, खरीफ और रबी की फसल। यदि बात करें जायज़ की फसल की, तो जो जायज़ फसल है इसको मार्च और अप्रैल में बोया जाता है। तो मार्च और अप्रैल में इसको बोया गया है। तो इसको कि मार्च और अप्रैल में मौसम होता है हमारा बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, शुष्क मौसम होता है और शुष्क हवा चलती है, तो उनको सहन करने की शक्ति जो होती है वो जायज़ फसलों में होती है। और ये ऐसा नहीं है कि इसको साल भर चाहिए पूरा उगने, इस फसल को उत्पादन करने के लिए नहीं, ये इसको केवल 1-1.5 महीना या 1-2 महीने ही चाहिए होते हैं, उसके अंतर्गत ही ये उग जाती है। उसके बाद में बात करते हैं खरीफ की फसल। खरीफ फसल का जो एग्जाम्पल्स है वो है चावल, जूट, कपास, गन्ना, ज्वार, बाजरा। ठीक है, ये खरीफ की फसल होती है। खरीफ की फसल जो होती है ये जुलाई में इसकी बुआई होती है और अक्टूबर में इसकी कटाई होती है। और जुलाई में क्या होती है? बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो बुआई के टाइम इसको टेम्परेचर कैसा चाहिए? बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हाई टेम्परेचर चाहिए। और अक्टूबर में क्या है? बहुत ज़्यादा ठंड होती है, मतलब कटाई के टाइम में, तो कटाई में जो है वो कैसा इसको मौसम चाहिए? इसको बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर चाहिए, मतलब इसका तापमान बहुत कम होना चाहिए। और अगस्त और सितंबर में ये पक जाएगी। अगस्त और सितंबर में जब ये पक जाएगी तो इसको अधिक आर्द्रता वाला मौसम चाहिए। ठीक है, तो पकने के समय जो इसका
अगर क्वेश्चन आता है कि पकने के समय अधिक आर्द्रता वाली फसल जो होती है वो कौन सी होती है, तो उसका हम आंसर देंगे खरीफ की फसल होती है। अब बात करते हैं रबी की फसल, और रबी की फसल अब हमें पता ही है, मतलब सिंपल है कि जब भाई अक्टूबर में ये क्या हुआ, अक्टूबर में इसकी कटाई हो गई, तो अक्टूबर में कौन बोएगा, अब गेहूँ बोएगा। तो गेहूँ, चना, जो सरसों, मटर जो है वो रबी की फसल है। तो अक्टूबर में क्या बुआई किसकी होती है, रबी की फसल की बुआई होती है, और अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। ठीक है, और पता ही मंथ नेम से ही पता चलता है कि अक्टूबर में कैसा तापमान होता है, कम तापमान होता है, तो इसको कम तापमान चाहिए बुआई के समय, और अप्रैल में इसकी कटाई होती है तो इसको कटाई के समय चाहिए ज़्यादा तापमान। तो इस तरीके से हमारे ऋतु के आधार पर वर्गीकरण जो है वो समाप्त होता है। अब बात करते हैं जीवन चक्र के आधार पर। जीवन चक्र के आधार पर मतलब कौन सी फसल का कितना जीवन टाइम में, जीवन कितने समय तक वो रह सकती है। तो इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है 1 वर्ष है, जिसका जीवन चक्र 1 वर्ष हो, नाम से पता चलता है। गेहूँ, चना, जो हमें पता है कि 1 साल में ही एक बार गेहूँ, चना, जो सोयाबीन बोई जाती है उसके, ठीक है, फिर इसको काट के अलग कर लिया जाता है, फिर उसी खेत में दूसरी खेती की जाती है, दूसरी फसल को उगाया जाता है। अब बात करते हैं द्विवर्षीय, जिसका जो टाइम पीरियड है वो 2 वर्ष का हो। ठीक है, तो इसमें पहले वर्ष में क्या करेगा, वो वृद्धि करता है, और दूसरे वर्ष में जो है उसमें बीज का उत्पादन होता है। ठीक है, उत्पादन होगा, मतलब अब उसको उत्पादित कर लिया जाएगा। तो जैसे का एग्जाम्पल है चुकंदर, और चुकंदर का प्रयोग हम किस में करते हैं, चीनी बनाने में भी चुकंदर का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 आता है बहुवर्षीय, जो बहुत समय तक जी रहे हो, बहुत सालों तक जीवित रह रहे हो, जैसे कि नेपियर ग्रास, गन्ना और लूसन। गन्ना को कम से कम खेती 2 वर्ष तक इसकी खेती की जा सकती है। नेपियर घास और जो लूसन की अगर बात करें तो ये एक चारा वाली हरी घास होती है, जिसका प्रयोग हम जो दूध देने वाले पशु होते हैं उनके चारे के रूप में करते हैं। तो नेपियर ग्रास जो होती है, लूसन, इसका खेती हम 3 से 4 साल तक आराम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं भूमि के आधार पर। भूमि के आधार पर भी इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फसल को। अब हल्की भूमि वाली फसलें, मध्यम भूमि वाली फसलें, भारी भूमि वाली फसलें। हल्की भूमि वाली फसलें के जो एग्जांपल है वो है, देखो, बाजरा, मूंग, ककड़ी, खरबूजा, मूंगफली, ये हल्की भूमि वाली फसलें। हल्की भूमि वाली फसलों का मतलब होता है कि भाई इनके लिए कैसी मिट्टी चाहिए, इसके लिए चाहिए दोमट मिट्टी। ठीक है, जो खरबूजा है वो दोमट मिट्टी में होता है, ककड़ी जो है वो दोमट मिट्टी में होती है। ठीक है, तो ये अच्छी वृद्धि करते हैं इस हल्की मिट्टी में। ये जो है हल्की भूमि में इस तरह की जो फसलें हैं वो अच्छी से वृद्धि करती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मध्यम भूमि वाली फसलें। जिस सारी सब्जियां जो होती है, वो सब्जियां जो है वो मध्यम भूमि की फसलें कहलाती हैं, इनके अंतर्गत वो आती है। भारी भूमि की फसलें, कपास, सबको पता है कपास क्या है, कपास काली मिट्टी में होता है, और काली मिट्टी किससे बनती है, लावा से बनती है, तो वो थोड़ी भारी हो जाती है लावा के कारण, क्योंकि उसमें आयरन की उपस्थिति होती है। ठीक है, और ये जो कपास है या फिर काली मिट्टी है, जो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र यानी कि दक्कन के पठार में पाई जाती है, वे इसको महाराष्ट्र में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो और धान की फसल के लिए ये दोमट मिट्टी में भी हो जाती है, लेकिन ये काली मिट्टी में भी होती है। ठीक है, इसलिए भारी भूमि की फसलों को कपास और धान, ये दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर। आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर अनाज जो है, गेहूँ, जो धान जो है, ये अनाज की फसलें होती हैं। मोटा अनाज क्या होता है, मोटा अनाज क्यों बोलते हैं, देखो अनाज मोटा अनाज से किस तरीके से अलग है। तो यदि हम बात करते हैं मोटा अनाज की, तो इसमें ज़्यादा ना मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी इस फसल को उगाने के लिए। इसके लिए कम पानी में ये हो जाएगा, और ये कम उपजाऊ भूमि में भी ये हो सकता है। ठीक है, तो ज्वार, बाजरा, मक्का, मडुआ और जो काकून होते हैं, ये सब मोटा अनाज कहलाता है। दलहनी, सारी दालें, जो जितनी भी दालें होंगी, जैसे चना, मूंग, मटर, सोयाबीन आदि जो है वो किसके अंतर्गत आएगी, वो दलहनी की फसलें होती हैं। और यदि बात करें चारा जो पशुओं के लिए चारा होता है, वो बरसम या बरसिम जिसको बोलते हैं। ज्वार, लोबिया की फली आती है, जिसका प्रयोग चारे के रूप में किया जाता है। लूसन घास, नेपियर घास, ये दोनों हरी घासें हैं जो कई सालों तक ये बहुवर्षीय फसलें होती हैं ये दोनों, जिनको कई वर्षों तक उपयोग में लाया जा सकता है, जो पशु दूध वाले पशुओं के चारे के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। रेशे की फसलें जिनसे वस्त्र बनाए जाते हैं। कपास, जूट, सनई, फ्लैक्स जो होती है, इनसे वस्त्र बनाए जाते हैं। सनई की जो फसलें होती है, ये एक पौधा होता है सनई का, जो इसका तना है, अगर इसके तने को पानी में गला लिया जाए तो उससे हम क्या बना सकते हैं, उससे रस्सी बनाई जा सकती है। ठीक,
अगर और यदि फ्लैक्स भी इसी प्रकार का पौधा होता है, ठीक है। फ्लैक्स ये अलसी का जो बीज होता है उसको ही फ्लैक्स बोला जाता है। इसका प्रयोग भी हम डोरी बनाने में या फिर रस्सी बनाने में या फिर मोटे कपड़े, फ्लैक्स जो है वो मोटे कपड़े बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो ये आर्थिक दृष्टिकोण से। अभी हमारा एक लास्ट रह जाता है चीनी देने वाली फसलें। अभी बताया था कि जो चुकंदर होता है वो चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। और गन्ना की फसलें, गन्ना एक ऐसी फसल है, बहुवर्षीय फसल भी गन्ना होती है, क्योंकि इसकी 2 बार खेती हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी अभी हमारा कृषि का केवल ये कुछ पार्ट ही समाप्त हुआ है। अभी और भी इसमें डिस्कशन रह जाता है, लेकिन आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।